नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं विवेक हमराही आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सिंथेसिस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस समय नीट के बायोलॉजी सेक्शन के आए हुए PYQ क्वेश्चंस, जिसमें ऑलरेडी 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 2025 का पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। 2024 वाला जो पेपर है उसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को अभी तक विजिट नहीं किया है तो चैनल में विजिट करके उन लेक्चर्स को एक बार वॉच कीजिए, देखिए, और धीरे धीरे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। आपके जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज बहुत प्यारी सी मोटिवेशन लाइन से आज हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है, वो वाला इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं जिसको कलम से लिखा जाता है। ये एक्चुअल में आपका इतिहास होता है, तो उस इतिहास को लिखने के लिए आपके हौसलों की जरूरत होती है, ना कि कलम की। आगे आते हैं। हम आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट है। और मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कभी मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो वहां पर आपको ट्रिकी सॉल्व करना है। आपको जो सबसे पहले आता है पहले उसको आपको मैच करना है, उसके बाद देखना है कि उस ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इसी प्रकार का वो मैचिंग और किसी में है क्या। अगर है तो फिर अब दूसरे को भी दूसरा ऑप्शन कोई मैच करके फिर उसको देखिए। और अगर एक में ही आपको आंसर मिल रहा है तो आपको फिर पूरे फिल करते नहीं बैठना है, पूरे सॉल्व करने नहीं बैठना है, या मैच करने बैठा नहीं, टाइम पास नहीं करना है। जितना जल्दी आप यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन में आप करोगे, टाइम बचाओगे, उतना आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा बढ़िया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपके सामने है यहाँ पे फ्रेडरिक है, ग्रिफिथ है। अच्छा, ये एक तरफ साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य दिए गए हैं। ओके, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, इनने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन में काम किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं फ्रांसिस जैकोब एंड मोनोड। जैकोब एंड मोनोड ने लैक ओपेरान दिया था। तो हम बस 1-2 कर लिया। अब यहां से हम आंसर को पिक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बी का फोर्थ किस में है। बी का फोर्थ देखो एक में ही है, आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, आपका आंसर मिल गया। आगे बढ़ जाइए बस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन इन इकोलाई। इकोलाई में रिप्लिकेशन हो रहा है, तो इकोलाई में रिप्लिकेशन होने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3' to 5' डायरेक्शन। आपको पता है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट, चाहे वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो, ये एंजाइम जो होते हैं ना, ये 3' से 5' की डायरेक्शन में ही प्रोसीड करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। किसमें, टेम्पलेट स्टैंड का। ये जो मैं अभी आपको पोलैरिटी बताया हूं 3' से 5', ये किसका है, टेम्पलेट स्टैंड का। तो ये दोनों तरफ से तो काम करते नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन 5' to 3' डायरेक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन दैट इज 3' to 5' डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए अब इस वाले में क्या दिया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जबकि यहाँ पे किसकी बात किया, रिप्लिकेशन की बात किया, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो तो उन्हीं को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था जिब्रेलिन्स जो होता है ना, अगर इसका छिड़काव किया जाता है शुगर केन में तो वो स्टेम के इंटरनोड पार्ट को इलोंगेट कर देता है, जिससे कि पर एकड़ में अगर देखा जाए कि 20 टन्स की जो उपज है वो ज्यादा हो सकती है। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट आपके पास में एक क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम एनपीपी के नाम से जानते हैं, ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1 ईयर में 100x है, तो आगे बोल रहा है व्हाट वुड बी द जीपीपी, उसकी जीपीपी क्या होगी, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी उस समय, अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इतनी है ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो आप पहले ये समझो कि नेट पीपीपी क्या होती है और साथ में हमारे पास में जीपीपी क्या होती है। तो जीपीपी वह प्रोडक्टिविटी होती है जो किसी भी इकोसिस्टम में डायरेक्ट बनाई जाती है, सनलाइट के द्वारा जो फूड बनता है। जबकि वहीं पे नेट की अगर बात करें तो नेट पीपी वो होती है जो रिस्पिरेशन वाली जो एनर्जी वेस्ट हो गई उसको माइनस करने के बाद जो अब स्टोर्ड बचती है एनर्जी उसकी होती है। तो अगर इसका हिसाब से देखा जाए तो हम पाएंगे कि इसका कितने गुना है, ये 10% है। अब
10% का 3 गुना जाएगा, तो 10% का 3 गुना जाएगा तो क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 300x है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात किया है, एनपीपी ये दिया है हमारे पास में 100x। ओके, अब अगर 100x है तो आपको पता है कि इसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में इसका नेट का कितना जाएगा? ओनली 10% जाएगा, और फिर उसका जाएगा 10% जाएगा, फिर उसके आगे वाले में ऊपर वाले में भी 10% जाएगा, फिर उसके ऊपर वाले में भी कितना जाएगा? 10% ही जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, तो ये हमारे पास में सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, हमारे पास में थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो अब 100x का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? तो वो आएगा हमारे पास में 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में अगर 100 है तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में 1 बोले x की क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास में ये आएगी। ओके, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, फिर वही कंसेप्ट अप्लाई कर दीजिए। डाउन सिंड्रोम है, अल्फा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है और लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। तो देखिए सीधी सी बात है, डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम में। मैच कर लीजिए, ए का थर्ड कहाँ है? ए का थर्ड और कहीं पे है ए का थर्ड? नहीं, बस ए का थर्ड एक ही है। आपका आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट आंसर मिल गया, ये हो गया। अब जैसे करना भी है तो जो अल्फा थैलेसीमिया होता है वो 16 क्रोमोसोम में होता है, जो बीटा थैलेसीमिया होता है 11 नंबर क्रोमोसोम में होता है, और जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है ये एक्स क्रोमोसोम की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आ गए आपके, कमी नहीं बल्कि यहाँ पे लाइन फिल्टर सिंड्रोम में तो ज्यादा हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपके आंसर मिल गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके पास लिस्ट है, फिर वही कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। आपके पास में यहाँ पे एक तरफ में फेजेस दिए हैं, प्रोफेज फर्स्ट के फेजेस दिए गए हैं, ठीक है, और एक तरफ आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि पैकिटीन, डाइकाइनेसिस है, जाइगोटीन है और लेप्टोटीन है। तो इसका कंसेप्ट पिछले क्लास में बताया था मैंने कि जब भी कभी ये वाले 5 होते हैं, एक्चुअल में 5 होते हैं, इसमें 4 दिए गए हैं, तो इसका कैसे याद करोगे? तो ले है ना, लेप्टोटीन जाएगी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जाएगी, ठीक है, जाएगी पकड़ के लिए पैकिटीन, दीदी, ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका। ले जाएगी पकड़ दीदी। अब ले, लेप्टोटीन, जाइगेटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, सॉरी डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये हो गए सीक्वेंस इनका। अब सबसे पहले आता हमारे पास में लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनाइजेशन ऑफ कास्मेटा नहीं है, क्रोमोसोम लुक्स लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यस, लेप्टोटीन में क्या हो गया हमारे पास में? थर्ड हो गया, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ। तो पहले तो हम यहीं से पता करते हैं तो डी का थर्ड किस में है। अब डी का थर्ड देखो तो 2 में है, तो इसका मतलब यहां से काम चलने वाला नहीं है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? फिर से दूसरा मैच देखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद जाइगोटीन आता है। जाइगोटीन में देखेंगे, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में क्या होता है? तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहां शुरू होता है, तो इसका फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आएगा पैकेटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जैसे बन जाता है तो उसके बाद बनेगा उसमें अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, तो इसका हो जाएगा 4, और जो फर्स्ट बचा फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। तो अब इसके हिसाब से देख लीजिए किसमें मैच कर रहा है, इसमें या इसमें। तो सी का फर्स्ट ये है, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे। Which of the following factors are favorable for the formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई? अगर एल्वेलाई में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रही तो कौन सा फैक्टर फेवरेबल होगा? तो देखिए इसका एक ही कंसेप्ट है कि जब भी कभी ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रही है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन क्या हो रही, बंध रही है, तो वहां पे जो फेवरेबल कंडीशन होगी उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना जरूरी है। जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा वहां पे बाकी सब चीजें लो होंगी, चाहे वो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो CO2 का पार्शियल प्रेशर हो, ये सब चीजें कम होंगी। वहीं पे अगर जहां पे CO2 टूट रही है, जहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास में, इस केस में हालांकि आंसर क्या हमारे पास में, तो जहां पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिले और साथ में बाकी सब चीजें क्या हो, लो हो। तो जैसे यहां पे दिया हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड साथ में हाई
PO2 दिया। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों हाई हो गया। मैंने बताया अभी आपको कि जहां ऑक्सीजन बंध रहा है मतलब समझ जाइए वहां पे दूसरी चीजें सभी कम होंगी, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा। तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, बाकी दूसरे में देखिए लो PCO2 हाई टेम्परेचर दे दिया है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन, तो ऑक्सीजन का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर वही मैच द लिस्ट आ गई है। ओके, टाइफाइड हमारे सामने, लेशमैनियासिस है, रिंग वार्म है और फिलेरियासिस है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? सल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। अब फर्स्ट का फोर्थ किस में है? फर्स्ट का फोर्थ सिर्फ एक में है, हमारा ऑप्शन यहीं से करेक्ट हो गया। अब आपको लगे तो पूरा कीजिए, नहीं लगे तो पूरा मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। फिर आपके पास में वही मैच द लिस्ट है, इसको भी देखते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो नॉर्मली देखो हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो टाइडल वॉल्यूम लेंगे, नॉर्मली हम जो वॉल्यूम 500 ml लेते हैं उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद हम और फोर्सफुली कितनी निकाल सकते हैं, वो हमारी एक प्रकार की क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया। अब हमारे पास में ए का सेकंड है। ए का सेकंड देखो बहुत में, दो में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो हमारा नहीं होने वाला, ये भी हमारा नहीं होने वाला। अब हम इसमें देखते हैं बी का एक और पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसको आप चाह के भी निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, और साथ में जिसको आप फोर्सफुली निकाल सकते हो वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल, क्योंकि ये हमेशा लंग्स की इतने अमाउंट ऑफ, इतने वॉल्यूम ऑफ जो एयर होगी ऑलवेज, जब आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान पे ये इतनी अमाउंट ऑफ जो गैस होगी ये ऑलवेज आपके लंग्स में मौजूद होती है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। बाकी आप अगर मैच करना चाहो तो यहीं से देखो आपको आंसर मिल गया। बी का क्या हो गया, फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें है, दैट इज आपका आंसर जो करेक्ट है वो थर्ड हो गया। बाकी अब इसके अकॉर्डिंग और मैच करना चाहो आप मैच कर लीजिए। सी का फर्स्ट है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये सब मिला करके एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिला दोगे क्या बनेगा, वाइटल कैपेसिटी बनेगा। इंस्पिरेटरी बोले नॉर्मल आप टाइडल वॉल्यूम कितना लेते हो और फोर्सफुली और कितना इनहेल कर सकते हो, ये बनाएगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट आगे। अच्छा, इसका आंसर तो टिक कर लिया ना, हाँ, ओके, आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? तो अब इसमें तो डायरेक्ट जिसको पता होगा वही कर पाएगा, या फिर कुछ मैचिंग कर सकते हैं हम। तो देखो जो मिस्थीनिया जो ग्रेविस होता है, ये फर्स्ट आपका आंसर करेक्ट है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। गॉट, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं होता, ये जो गॉट होता है ना, ये एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो क्रिस्टल्स जाकर के जॉइंट पे डिपॉजिट होते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन होता है और पेन होता है। ओके, तो गॉट नहीं है। इसी प्रकार से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी नहीं है, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है, तो जिसमें मसल्स वगैरह वीक होने लगती हैं, वेट बहुत लॉस होने लगता है, तो ये दोनों नहीं है। अब हमारे पास में है सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसस करके है, SLE बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो हमारे पास में A, B और E। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी 3-3 है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं भी होती तो भी आप इन दोनों को, अगर ये दोनों पता है कि इनकरेक्ट है, तो इन दोनों के साथ में जो मैचिंग है उसको आप चेक कर सकते थे। तो हमारे पास में A, B और साथ में E है, आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे आपके सामने पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ने इज इम्परमेबल टू वाटर, ठीक है, एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है कि जो नेफ्रॉन है इसमें डिसेंडिंग बोले जो नीचे जा रहा होता है, वो क्या होता है, इम्परमेबल फॉर वाटर होता है एंड परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय अ सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शंस, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पे सिंपल कॉलमनर जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, ताकि यहाँ से ज्यादा क्या हो सके, रीएब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया,
ठीक है, जबकि फर्स्ट वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला क्या है, इनकरेक्ट है। जो डिसेंडिंग लूप होता है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं बल्कि वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, और जो असेंडिंग होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल। तो इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हुआ, सेकंड वाला करेक्ट हुआ। तो आंसर इसका हो जाएगा स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ये फर्स्ट सेकंड आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन, इनमें से कौन सा स्टेरॉयडल हार्मोन्स नहीं है। तो देखो पहला हमारे पास में दिया है प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। चार ऑप्शन है, आप टिक करके बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। तो देखिए ये होगा हमारे पास में ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है, ये पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन होता है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करवाता है। ओके, तो ये एक प्रकार का पेप्टाइडल हार्मोन होता है। साथ में इंसुलिन जो होता है ना, इसके साथ में जो प्रोमोट होता है वो भी एक प्रकार का पेप्टाइडल हार्मोन होता है। चाहे वो फिर अब दूसरे बचे ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन ले लो, चाहे आप कॉर्टिसोल ले लो या टेस्टोस्टेरोन ले लो, सबके सब एक प्रकार के स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकागॉन, सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास में है असर्शन एंड रीजन वाला दिया, FSH एक्ट अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लीडिंग सेल्स इन मेल। तो लीडिंग सेल्स के ऊपर काम नहीं करता है, ये काम करता है जर्म सेल्स के ऊपर। तो इस तरीके से फर्स्ट जो असर्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। रीजन सेकंड है हमारे पास में। रीजन क्या है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सेक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल्स सेक्रेट एंड्रोजन्स इन मेल ह्यूमन बीइंग। तो यस ये करेक्ट है। तो रीजन तो हमारा करेक्ट है बट असर्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट आगे, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस, उनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अब आपके पास में क्या दिया, होमो हैबिलिस दिया, होमो सैपियंस दिया, होमो नेंडरथैलेंसिस दिया है, और लास्ट में दिया हमारे पास में होमो इरेक्टस। तो अब इसमें आएगा सबसे पहले होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस हमें इसको देंगे हम फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। होमो हैबिलिस के बाद आएगा हमारे पास में होमो इरेक्टस, ये आएगा हमारे पास में सेकंड नंबर पे। अब उसके बाद आएगा फिर नेंडरथैलेंसिस, ठीक है, ये थर्ड आएगा, और ये हमारा हो गया फोर्थ, ठीक है। होमो सैपियंस सबसे एडवांस, जिसको मॉडर्न मैन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास में डी आना चाहिए, पहले डी है इसमें केवल, बाकी किसी में नहीं है। फिर उसके बाद नहीं, फर्स्ट हमारे पास में ए आना चाहिए, ए इसमें है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे डी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए। यस, सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके सामने कुछ मसल्स दिए गए हैं, तीन मसल्स हैं, और उनका जो करेक्ट पेयर है वो पेयर आपको उनके फंक्शन के साथ में या उनके लोकेशन या टाइप के आधार पर, मसल्स कैसी हैं इसके आधार पर आपको क्या करना है, इनको ऑप्शन को चूज करना है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलॉन्ग विद देयर लोकेशंस एंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में उनकी लोकेशन कहाँ पे है, इसके आधार पे आपको क्या करना है, मसल्स के पे जो मैचिंग है उसको चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास में ए, देखिए ए, बी और सी करके तीन मसल्स दी गई हैं। पहले को बोल रहा है स्केलेटल मसल्स, पहले को बोल रहा है स्केलेटल मसल्स जो बाइसेप में पाई जाती हैं, इट में बी पॉसिबल। सेकेंड को बोल रहा है इनवॉलेंट्री मसल्स जो मौजूद हो सकती हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन पे। तो इनवॉलेंट्री मसल्स, इनका फंक्शन दे, मतलब इनका नेचर बता दिया कि कैसी होती है, वो इनवॉलेंट्री होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट में सी नंबर पे बोल रहा है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स नहीं है, ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं। ओके, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में इनवॉलेंट्री नोज टिप में पाई जाती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, नहीं, ये इनवॉलेंट्री नहीं है। ये जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं ये एक प्रकार की कैसी मसल्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाले जो हैं, देखो इन दोनों में डिफरेंस कैसा है, जो ब्रांच्ड होती है वो आपकी कार्डियक मसल्स होती है, और जो अनब्रांच्ड होती है वो आपकी होती है मसल्स की, ठीक है, या फिर स्केलेटल मसल्स होती है, मतलब बोन से अटैच मसल्स होती हैं। तो यहाँ पे तो मतलब नोज टिप की बात कर रहा है, तो नोज टिप में ऐसी कोई मसल्स होती नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। बट फिर भी आगे देखते हैं, सेकंड को बोन बोल रहा है, स्केलेटल मसल्स बोल रहा है, सेकंड वाली स्केलेटल मसल हो ही नहीं सकती है। थर्ड हमारे पास में है स्मूथ हो ही नहीं है, फर्स्ट वाली स्मूथ ही नहीं है, वो तो बोल सकते हैं स्ट्रेटेड मसल्स है। तो लास्ट ऑप्शन एक ही बचता हमारे पास में, ए स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, ट्राइसेप्स में पाई जाती है, ट्राइसेप्स से पीछे वाला पार्ट होता है, इसको हम ट्राइसेप बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पाई जाती है, ट्राइसेप में पाई जाती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, स्टमक में पाई जाती है, स्मूथ मसल्स हैं स्टमक में पाई जाती है, करेक्ट है। लास्ट हमारे पास में कार्डियक मसल्स हैं जो हार्ट में पाई जाती हैं, यस। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब इनकरेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। फिर आपके पास में लिस्ट दी गई है, उनको मैच करना है। फर्स्ट आपके सामने कोकीन
कोकीन आपको अगर याद आ रहा हो तो एरिथ्रोजाइलम कोका, जो अमेरिका का एक प्लांट है, अमेरिका का नेटिव प्लांट है एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, तो अगर फर्स्ट का आपको थर्ड मिल गया तो फर्स्ट का थर्ड देखो आप किस में है, बस एक ही में ही है फर्स्ट का थर्ड, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया है। बट फिर भी आपका मन नहीं मानता और भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो बी का आपका देखोगे, बी का क्या है, हीरोइन। हीरोइन आपको कहां से मिलता है, पेपावर सोमनीफेरम से मिलता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन का क्या है प्रकार का, मॉर्फिन है, ये है इफेक्टिव सेडेटिव, ये सेडेटिव भी है। ठीक है, और एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये पेन किलर भी है, दोनों में मदद करता है। मॉर्फिन पेन किलर है, सर्जरी में जैसे सेडेटिव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और पेन किलर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैरिजुआना ये तो डायरेक्ट है, आपको कैनाबिस सटिवा प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस स्टैंड फॉर। जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो एग्रोबैक्टीरियम के में जो टीआई होता है वो किसको स्टैंड करता है, मतलब टीआई का फुल फॉर्म पूछना चाहता है। तो टीआई का फुल फॉर्म होता है, सबके जुबान में रहता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। एक हमारे पास में टेम्पलेट दिया गया है, इस टेम्पलेट में इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो पता करना है। ठीक है, तो आपके पास पता है आपको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, दैट मींस इसका आरएनए बनेगा। अच्छा, जब आरएनए बनेगा तो इसमें से जहां जहां टी होगा वहां तो ए हो जाएगा, पर जहां जहां ए है, जहां जहां इस टेम्पलेट में ए है उसके सामने आप यू रख करके मैच कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ यू आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे सी और जी, फिर यू, फिर यहाँ पे है टी है तो उसकी जगह पे आप सामने क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और यहाँ पे ए है तो उसके सामने यू आएगा, फिर यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे ये सी है दो तो यहाँ पे जी, फिर ए है तो फिर इसकी जगह यू आएगा, फिर ए आएगा, फिर इसकी जगह जी आएगा, फिर इसकी जगह क्या आएगा, यू आएगा। ये वाला ऑप्शन देखिए मैच कीजिए कहाँ पे है, ए यू जी, फिर उसके बाद क्या है यू ए सी जी यू, ये ट्रिपल यू दे दिया हमारे पास में, यहाँ पे ट्रिपल यू है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ए है, फिर उसके बाद यू है, फिर ए है, फिर जी है, फिर उसके बाद यू है, और यहाँ पे क्या दे दिया है, जी दे दिया, ट्रिपल जी दे दिया। यहाँ पे देखो तो दो ही जी हैं, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया हमारे। फर्स्ट इसकी बात करते हैं, ये तो डायरेक्ट ही इनकरेक्ट दिख रहा है, ए के बाद यू आ रहा है, ये टी है इसमें। अब हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है ए यू, ठीक है, फिर उसके बाद जी यू ए, फिर उसके बाद सी जी, यू, ट्रिपल यू है, फिर उसके बाद ए यू ए, फिर उसके बाद जी यू, फिर उसके बाद डबल ए जी यू। करेक्ट, यस। तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास में फिर मैच द लिस्ट है, और यहाँ पे है टेरोफाइलम, मैगजीन और साथ में प्रिस्टिस और एक्जोसिटास। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ क्या दिए गए हैं, फिशेस हैं, और इनके कुछ इसमें से, अच्छा पूरी फिशेस नहीं है, इसमें से कुछ फाइलम भी हैं। ठीक है, और कुछ जीनस भी हैं, फाइलम तो नहीं जीनस, माफ करना, फाइलम नहीं जीनस है। और यहाँ पे उनके कुछ के लोकल नेम भी दिए गए हैं, या फिर किस प्रकार के उनमें कौन से, जैसे मान लो कोई जीनस है तो उसमें किस प्रकार की फिशेस आती हैं वो दिया गया। तो अब आपके सामने जो टेरोफाइलम है, इसमें इसको हम बोलते हैं एंजल फिश। टेरोफाइलम को हम किस नाम से जानेंगे, एंजल फिश के नाम से जानेंगे। प्रिस्टिस है, प्रिस्टिस को हम किस नाम से जानते हैं, सॉ फिश के नाम से जानते हैं। मैगजीन है, इसको हम हैग फिश के नाम से जानते हैं। एक्जोसिटास है, फ्लाइंग फिश होगा। ओके, तो अब फर्स्ट का अब थर्ड खोजिए। ए का थर्ड देखो दो में है, कोई बात नहीं। तो डी का फोर देख लीजिए, डी का फोर किस में है, डी का फोर इसमें है, डी का फोर इसमें भी है। अरे कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है। अब प्रिस्टिस की बात करते हैं। प्रिस्टिस क्या है बेटा, हमारे पास में सॉ फिश है सेकंड, तो सी का हमें सेकंड देख लेते हैं। सी का सेकंड इसमें है, ये इसमें फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास में ऑप्शन 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर इनमें किसी में भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर करके अपना खुद का एक सेल्फ टेस्ट कीजिए, आप आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर सही आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कम से कम करेक्ट आंसर पता चलेगा। तो ये दोनों चीजें हैं, साथ साथ चलेंगी आपकी। आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है और साथ में उसको करेक्ट भी करते चलना है। ठीक है, अगर कोई गलती हो रही है तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बीच में कभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक के लिए कुछ भी नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मेन फोकस रहता है स्टडी में। लास्ट में आपसे 2 बातें कहनी रहती हैं, तो ये आप आज कह करके आज यहीं से विराम करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।